गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ही मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा और अच्छी खासी कमजोरी के इंडिकेशन वहां से आते हुए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ध्यान रखें शुक्रवार का, और ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी है। इनफैक्ट पूरा एशिया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। क्यों कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है? दो बड़ी वजह। एक तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में दबाव था कल के कारोबारी सत्र में, उसका इंपैक्ट आप एशिया में देख रहे हैं, और दूसरा कमोडिटीज में हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं और कच्चे तेल में कल भारी पिटाई हुई है। अमेरिका आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5% की कमजोरी, दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। एक तो कच्चा तेल इन्वेंट्री पाइलअप, यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं, बिल्डअप जो होता है अमेरिका में, उम्मीद से 4 गुना ज्यादा देखने को मिला है और इसलिए कच्चा तेल कल पिटता हुआ नजर आया 0.3% के आसपास, उसका इंपैक्ट था। दूसरा, अमेरिका से जो फेड ब्याज दरें बढ़ाने का जो डर है, लगातार वहां पे बड़े बड़े लोगों की स्पीचेस हैं। आज भी वहां पे फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन स्टैनली फिचर साहब एक स्पीच देने वाले हैं। उससे पहले भी बाजार लगातार नर्वस है। और नीरज जी, यूरोप का भी कमोवेश यही हाल? बिल्कुल, यूरोप का भी यही हाल है। और जिस तरीके से वहां पे ये दागी की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद स्टिमुलस की फिर से जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस ऑलरेडी बनी हुई है और जो जरूरत है ग्रोथ की वो आ नहीं रही है। तो वो दिक्कतें हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि यूरोपीय बाजार भी काफी ज्यादा कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि वीकेंड कह सकते हैं, जो छुट्टी थी उसमें आईआईपी और इन्फ्लेशन का डेटा है जो फेवरेबल नहीं है इंडस्ट्री के या मार्केट के, वो एक दिक्कत है। हालांकि दिवाली से ठीक पहले जो बहुत बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए थे रिफॉर्म्स के, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा काउंटर कॉल लेने की स्थिति यहाँ पे बनती है। आज जो आप पूरे क्यूज बता रहे हैं ना, दिक्कत एक और चीज है, वो सुपरस्टिशन मान लें या फैक्ट आज फ्राइडे द 13th है। तो ये सारे क्यूज आप हाईलाइट करें, तो ऐसे में रणनीति आज क्या होगी? रणनीति मेरी बिल्कुल खरीदारी वाली पूरी तरीके से होगी। हमें लगता है कि बाजार जो है ओवरसोल्ड जोन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि बहुत ज्यादा बिकवाली उसकी पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे तो वो 77 के आसपास पहुंच चुका है, जो हमें लगता है कि हल्के से ट्रिगर पर बहुत तेजी से पहुंच चुकी है। इसलिए हमने आज पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस किया है। अच्छा, बल्लेबाजी में तो हमने भी फोकस करा है, लेकिन लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि ये नए संवत, नए साल का पहला 2020 मैच है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करें जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके हैं। हालांकि हम मानते हैं कि शुरुआती ये संवत जो है कमजोरी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाने की तलवार लटकी हुई है हमारे सर पे, भारतीय कॉर्पोरेट जगत परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो शायद शुरुआत में आपको बम्प्स देखने को मिले, दबाव देखने को मिले। तो आपको शायद जो हम लेवल्स आज हम बताएंगे उसके नीचे शायद ये स्टॉक्स मिले, तो आप पेशेंटली वेट करें, एक्यूमुलेट करें, खरीदारी करें। हमें लगता है 15% तो रीजनेबली ये सब स्टॉक्स, इनफैक्ट कल की क्लोज पे भी आपको रिटर्न दे सकते हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। 15 से 30% तक के अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक स्टॉक्स हम हाईलाइट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आज आप वहां पे खरीदारी करें। तो आज 2020 की टीम आज स्पेसिफिक आज फोकस नहीं है। हमें लगता है वो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम, अच्छे अपसाइड यहां से डिलीवर कर सकते हैं। जी, शुरुआत कहां से होगी? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा खरीदारी पे फोकस होगा, तो 2 रियल एस्टेट की कंपनियां सेलेक्टर्स ने चुनी है, HDIL और DLF। जैसा कि आपको याद होगा, मैं आपको रिकॉल करा दूं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले सरकार ने काफी बड़े डिसीजंस लिए, जहां पे FDI के नियमों को और आसान किया गया था। उसमें से एक सेक्टर था कंस्ट्रक्शन का। उसमें कई सारे जो प्रपोजल्स थे जिसकी वजह से FDI नहीं आ पाता था, उसको सरकार ने ईज किया। जैसे कि ये कितने पैसे तक किया, ये वो लिमिट कम करी, एग्जिट लिमिट का नियम आसान कर दिया है, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कर दिया। यानी एक बड़ी टाउनशिप है तो उसमें आप यूनिट वाइज भी FDI ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है जो रियल एस्टेट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल के रख देगा। इसी सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम स्टॉक्स जो बहुत दिक्कतों में थे, जहां पे वर्किंग कैपिटल तक की दिक्कत हो रही थी और डेट बहुत बढ़ गया था, उनके लिए ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करेगा। हमें लगता है इसी वजह से आज आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। HDIL में 72 रुपए के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, और DLF में भी आपका टारगेट जो है 121 का होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि MSCI इंडेक्स से बाहर हुआ, इसलिए थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 112 रुपए के प्राइस में वो सारी चीज फैक्टरी, क्योंकि ये न्यूज आज से 15 दिन पहले ऑलरेडी आ चुकी थी। तो हमें लगता है दोनों में खरीदारी की सलाह होगी। 110 पे DLF में स्टॉप लॉस करें। थोड़ी लंबी अवधि के लिहाज से टीम है, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे नीरज हाईलाइट भी कर रहे थे, हम भी मानते हैं एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पर हम कमजोर जरूर खुलें, शायद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आएगी, तो सेटल होने दें ट्रेड को भारतीय बाजारों में। इसके बाद इन स्टॉक्स में जाए तो आज के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक पहला काउंटर है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में 2 प्रेफर्ड बेट्स हमारी रही हैं, वो ICICI बैंक था और एक्सिस बैंक था। जिस तरह से एक्सिस बैंक की तगड़ी पिटाई हुई है, काफी हद तक अट्रैक्टिव अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट साल के हाई 655 रुपए के आसपास थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट एक तिहाई या ऑलमोस्ट 27 से 30% के आसपास झटक चुका है।
पहला प्रिफर्ड बेट है हमें लगता है ये काउंटर। जरूरी नहीं इन लेवल्स के आसपास आप खरीदारी करें। हम जब कह रहे हैं दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास भारतीय बाजार में और दबाव देखने को मिले, ओवरहैंग बनता हुआ नजर आए, तमाम रीजन हमने पहले ही हाईलाइट करे थे, तो शायद और अट्रैक्टिव बेट होगा। लेकिन इन लेवल्स के आसपास भी हमें लगता है निबलिंग, जो हम हमेशा कहते हैं, इन तमाम स्टॉक्स में हल्की खरीदारी करने के मौके जरूर है। दूसरा स्टॉक है एक एनबीएफसी स्पेस से, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वो काउंटर। हालांकि इस काउंटर में तगड़े रीरेटिंग हुई थी, वैल्यूएशन वाइज काफी रिच नजर आएगा आपको, थोड़े से कंसर्न्स उस लिहाज से जरूर होंगे। स्टॉक करेक्ट होने के बावजूद भी अभी भी अपने हाई से मैं देख रहा था, महज 13-15% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। 820 के इस काउंटर के हाईज थे, लेकिन इस कंपनी में लगातार एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। मार्च में एफआईआई की हिस्सेदारी 38% पे थी, 38%। आज सितंबर के जब मैं होल्डिंग देख रहा था 44.5% पे, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 6.5% एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है। तो ऑब्वियस है किसी भी गिरावट में एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं इस काउंटर में। इस काउंटर में बहुत ज्यादा डाउनसाइड उस लिहाज से शायद आपको नजर ना आए। अच्छी बात ये कि एक एनबीएफसी अब एक रोड तैयार होगी, इसकी एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बनती हुई नजर आएगी। कल खबर आई है इस कंपनी ने यूके बेस्ड ओक नॉर्थ बैंक में $100 मिलियन के आसपास खर्चा करा है, 660 करोड़ रुपए के आसपास का, और वहां पर मेजॉरिटी होल्डर बनेगा, मतलब सबसे बड़ा होल्डर माफ की जगह बनेगा, 40% स्टेक एक्वायर करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक इंटरेस्टिंग, मोदी साहब जब यूके जा रहे थे तो उसके साथ साथ कई सारी बड़ी डील्स का अनाउंसमेंट हुआ है, उनमें से एक ये डील है। इस काउंटर को रडार पे रखें, हमें लगता है यहां से भी स्मार्ट मूव्स ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच होगा तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, हर गिरावट में यहाँ पे हल्की खरीदारी करें। लेकिन आज के लिए अगर ट्रेड करते हैं आप अपने लेवल से उससे एडजस्ट कर लें। ये तो कल की मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का क्लोज है, 735 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। HCL इन्फोसिस्टम्स होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक यहां से मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। आपको याद होगा हमने इसको सोमवार को भी आपको रिकमेंड किया था, 50-51 पे ट्रेड करा, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो 10% से ज्यादा के रिटर्न इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन सिलेक्टर्स को अभी भी लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां दिख रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें स्टेक ले चुके हैं। बड़ा पॉजिटिव इसके लिए माना जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया के तहत तमाम सारे काम किए जा रहे हैं उसका एक बड़ा फायदा होगा। साथ ही आधार का एक बड़ा काम इस कंपनी के हिस्से में है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे HCL इन्फोसिस्टम्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये सही मौका है, जैसे कि आशीष अभी कह रहे थे कि आप नए संवत के लिए अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसमें से एक HCL इन्फोसिस्टम्स भी होगा। लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है 65 रुपए के लक्ष्य इसमें लेकर आप चल सकते हैं, 57 के आसपास स्टॉक ला सकते हैं। आशीष लंबे अरसे से एक पसंदीदा स्टॉक है, मेरे ख्याल से मेरा ही नहीं, नीरज का भी रहा है, क्योंकि मैंने इनको कई बार सुना, इनके एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करा है। अशोक लेलैंड 90 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रहा है, हालांकि अपने हाईज 99 से काफी प्रेशर आया है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा जोर दिखा रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट हम अभी भी बुलिश हैं, बहुत स्ट्रांग रेटिंग हुई है। कई लोग मानते हैं कि 14 रुपए से आप देखिए कितना मल्टी बैगर हो चुका है कि अभी भी अपसाइड है। हमें लगता है शायद अपसाइड्स हैं, हम अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस काउंटर को लेकर। हमने कब कहा था संवत के लिहाज से, अगले 1 साल 2 साल के लिहाज से कुछ बेटर प्रिफर्ड बेट्स होंगी, रीजनेबल रिटर्न्स दे सकती हैं, उस लिस्ट में तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है नाम। हमें लगता है जिस तरह से बिजनेस अभी भी पिकअप हो रहा है, आपने देखा होगा तमाम ऑटो नंबर्स में माफ कीजिएगा, तमाम ऑटो नंबर्स में आपने देखा होगा अशोक लेलैंड के नंबर्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। ये कंपनी अपनी बुक्स पे डेट लगातार रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। हमें लगता है अभी भी रेटिंग की गुंजाइश है। जैसे जैसे वो स्ट्रांग नंबर्स आएंगे, जैसे जैसे उसका रिफ्लेक्शन क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिलेगा, वैसे वैसे शायद कॉन्फिडेंस और बढ़े। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें लगता है लंबी रेस का घोड़ा एक और ये भी है। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम के मिडिल ऑर्डर की खिलाड़ी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मीडिया ऑर्डर के स्टॉक्स में सबसे पहले स्पाइस जेट होगा और यहां पे खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आपको छोड़ना नहीं चाहिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, क्योंकि इसमें अपडाउन्स के बाद जबरदस्त तेजी बनेगी। रिजल्ट आए हैं इसके वीकेंड में, आप नजर डालिए, उसमें हर फ्रंट पर रिजल्ट आपको बेहतर दिखेगा, मार्जिन्स पे दिखेगा, प्रॉफिट बहुत जबरदस्त बढ़ा है लॉस के मुकाबले। तो जब से जनवरी से अजय सिंह ने इसको टेक ओवर किया है तब से लगातार कंपनी की रिवाइवल के पाथ पे दिखी हुई है। आप कहेंगे रेवेन्यू थोड़ा सा सबड्यूड है, वो इसलिए सबड्यूड कि उन्होंने कैपेसिटी कट की थी उसकी वजह से है, लेकिन जो परफॉर्मेंस इनका ऑपरेटिव दिख रहा है वो जबरदस्त है। और क्रूड में आज देखिए आप जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, उसका और फायदा आपको आने वाले क्वार्टर से दिखेगा। 53 रुपए के लक्ष्य लेते हुए स्पाइस जेट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
सद्भाव इंजीनियरिंग एक और स्टॉक होगा। यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है कि जो तमाम सारी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां थी जो उसमें फैसला लिया गया है उसका बड़ा फायदा इसको मिलेगा। वेल पॉइज्ड है कंपनी और इनके पास मेन जो इंडिया सेंट्रल इंडिया की 7-8 टोल रोड्स हैं जहां से बहुत शानदार रेवेन्यू आने वाले स्ट्रीम में आपको दिखेगा, तो उसकी वजह से सद्भाव इंजीनियरिंग में लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 321 का लक्ष्य होगा। चीनी शेयरों में सेलेक्टर्स ने आपको सबसे पहले उस समय सुझाया था जब स्टॉक बिल्कुल रॉक बॉटम प्राइस पे थे और कोई पूछ नहीं रहा था उनको। उस समय हमने आपसे कहा था चीनी शेयरों में खरीदारी करिए। बलरामपुर चीनी शेयर होगा और लगातार इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। आप पूरे सेक्टर को उठा के देख लीजिए, हर शेयर कम से कम 20-20, 30-30% अब तक चल चुका है और ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आने वाले 6-8 महीने, साल भर तक आपको तेजी दिखेगी। तो लीडर के साथ जाइए। बलरामपुर चीनी यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 69 का लक्ष्य होगा। 61 के आसपास स्टॉप लॉस। प्रिफर्ड बेट्स ही रहने वाली हैं इस संवत की। सबसे पहले यहाँ पे हमने हमेशा हाईलाइट करा था कि ऑटो से ज्यादा, ऑटो में तो हालांकि हमने अशोक लेलैंड को हाईलाइट किया ही किया है, ऑटो एंसिलरी स्पेस हमें पसंद है। हालांकि उसमें एक स्टॉक जिसकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है और सबकी पसंदीदा पिक थी वो मदरसन सुमी। अपने रीसेंट हाइज ऑलमोस्ट 400 रुपए के रीसेंट हाइज थे, उससे अब बहुत तगड़ा करेक्शन के साथ इस समय भी एक काउंटर कामकाज करा है। लोअर लेवल से जरूर कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई है, लेकिन ये स्टॉक को रडार पे रखें। कुछ कंसर्न्स माउंट हुए थे फोक्सवैगन को लेकर, कुछ कंसर्न्स माउंट हुए थे एमटेक ग्रुप में जब तगड़ी पिटाई हुई थी, उसमें खुलासा हुआ था, उसके साथ दिक्कतें आई थी क्योंकि उसने भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी अधिग्रहण के जरिए अपनी ग्रोथ इंजन को पुश करा था। सिमिलरली मदरसन सुमी दूसरी कंपनी थी, लेकिन दोनों कंपनीज को एक ही ब्रश से पेंट करना शायद गलत होगा। इसलिए हमने कहा कि प्रिफर्ड बेट्स अगले साल में रीजनेबल रिटर्न देने का दमखम रखती हैं, शायद ये कंपनी उनमें से एक है। 275 तक के लेवल तक अप्रोच करें। अच्छी मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, वेल रन कंपनी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। HCL टेक्नोलॉजीज, हालांकि आईटी में हमारी प्रिफर्ड बेट ज्यादातर इन्फोसिस और HCL टेक के बीच में झूलती रहती है। HCL टेक्नोलॉजीज इन्फोसिस के ऊपर हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं? जिस तरह की ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे हैं, लगातार 9 क्वार्टर्स से ज्यादा हो चुके हैं, शायद $1 बिलियन के आसपास की डील्स। वो ऑर्डर बुक जो है वो अब कन्वर्ट होती हुई आपको नजर आए रेवेन्यूज में, तो उसका भरपूर फायदा होगा। जो रिसेंटली मैनेजमेंट ने गाइड वार्निंग दी थी उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, तो एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बन जाता है। बीटे नंबर्स पे जब मैंने मैनेजमेंट से बातचीत करी थी तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये वन ऑफ था, इसके बाद से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी, हालात इंप्रूव होंगे। जो डील्स बैक कर रहे हैं उसका कन्वर्जन आप फाइनेंशियल्स में आता हुआ देखेंगे। तो अगर इन्फोसिस भी हमें पसंद इसीलिए क्योंकि जब से सिक्का साहब आए हालात इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी भी एक आयोटा ऑफ डाउट है, इसलिए ज्यादा प्रिफर्ड बेट इस समय HCL टेक्नोलॉजीज हमें नजर आती है। यहाँ पे करेक्शन के बाद 1060 के आसपास के हाईस थे, तो उस करेक्शन के बाद शायद एंट्री पॉइंट्स अभी भी अट्रैक्टिव है। हिंडाल्को, जी हाँ, एक मेटल कंपनी हमारे रडार पे है क्योंकि हमें लगता है इस साल वो थीम प्ले आउट होती हुई नजर आएगी कि बड़ी बड़ी कैपेसिटीज बंद होंगी, शायद उससे अगर डिमांड नहीं पिकअप हो रही तो सप्लाई साइड कुछ प्रेशर्स आते हुए नजर आए, तो आपको उन तमाम कंपनीज को फिर इवेंचुअली फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हिंडाल्को तो वैसे भी बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस है, 177 के हाईस थे, ऑलमोस्ट अपने ईयर लोज पे कामकाज कर रही है, तो अभी भी अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। हालांकि हिंडाल्को के साथ साथ आप चाहे तो टाटा स्टील को क्लब कर सकते हैं, लेकिन हमें हिंडाल्को ज्यादा प्रिफर्ड बेट लगती है। 82-83 तक के लेवल्स आज के लिए लंबी अवधि में निचले स्तरों पर ये बिग एक्यूमुलेशन जोन का काउंटर है। इस साल इस नए संवत में शायद मेटल्स आउट परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक और चीनी शेयर पोनी शुगर इरोड के नाम से जो लिस्टेड है, सीमा सेलेक्टर्स को तक वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। शुगर की पूरी जो कहानी है वो मल्टी ईयर लोज में जो थी 8-9 साल से अंडर परफॉर्म किया है, वहां पे एक टर्नडाउन देखने को मिल रहा है, यानी पूरा साइकिल रिवर्स होता हुआ दिख रहा है चीनी शेयरों का। ग्लोबली प्राइस बढ़ रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन कम हो रहा है, केन प्राइसिंग में भी रिलीव है हो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडी 4,500 पर टन दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करें, तो ये पूरा सेक्टर चारों तरफ से अच्छी खबरों से घिरा हुआ है और इसीलिए इसमें रिवाइवल दिख रहा है। आप चार्ट पे देख लीजिए, फंडामेंटल्स देख लीजिए तो आपको लगेगा। पोनी शुगर इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि एक लेसर नोन कंपनी है, लेकिन आप बीएससी में इसका डेटा देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स कॉर्नर किए जा रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से जो जाने जाते हैं इस बात के लिए, जो मल्टी बैगर स्टॉक्स रखते हैं। हमें लगता है उस वजह से इस स्टॉक में भी आपको रखना चाहिए। ट्रेडिंग बेट है ये, 235 का लक्ष्य रखना चाहिए। थोड़ा सेटल हो तो इसको आप, अगर आप रिस्क एपेटाइट आपकी है तो जब जैसे हमने लीडर बताया कि बलरामपुर चीनी आप लीजिए, अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क और ज्यादा गेन की उम्मीद रखते हैं तो पोनी शुगर्स में भी आप लॉन्ग खरीदारी कर सकते हैं। 235 का आज के लिए लक्ष्य होगा। आशीष, एक और प्रेफर्ड बेट हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की तमाम कंपनीज। हमें अभी भी मानना है कि इस संवत में यही पॉकेट है। इस संवत को थोड़ा सा
सिर्फ उन डेज से मत बांधें, तो हमें लगता है 1-1.5 साल 2 साल में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में बड़ा दमखम है। जिस तरह से सरकार आवंटन कर रही है, जिस तरह से इसके मिनिस्टर्स हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की बात करते हैं, ये स्पेस, ये पॉकेट बड़ा सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। सुजलॉन एनर्जी ये वो प्रिफर्ड बेट रही है, कई बार हमने हाईलाइट करा है। हालांकि जब वो यहाँ पे बड़ा दिग्गज पैसा लगता हुआ नजर आया था, उसके बाद स्टॉक की रेटिंग हुई थी, तब भी हमने कहा था खरीदारी करें। तब मेरे ख्याल से हाईज इसने लगाए थे 31-32 रुपए के आसपास के, उसके बाद करेक्ट होता हुआ नजर आया, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियल को कैचअप करना है। सुजलॉन के साथ एक इशू है, जब भी स्टॉक थोड़ा सा रैली करेगा तो एफसीसी 20 जो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्जन का माल बाजार में हिट होगा, तो वो ओवरहैंग थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग बना रहेगा। लेकिन इन लेवल्स के आसपास डाउन साइड हमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है, तो डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल बड़ा तगड़ा नजर आता है। हमेशा से प्रिफर्ड बेट थी, जिस स्पेस में ऑपरेट करती है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो तो वैसे ही हमें पसंद आ रहा है। इस काउंटर में भी हमें लगता है इन लेवल्स के आसपास शायद एक एक्यूमुलेशन जोन है, निबलिंग के मौके हैं, हल्की खरीदारी करने के मौके हैं। ये काउंटर भी शायद अगले 1-1.5 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स यहां से दे सकता है। इनफैक्ट अपने रीसेंट हाइज को ही छू लेगा तो भी बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इसने दे दिए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 सालों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का। फोकस खरीदारी पर, फोकस हमें लगता है जो लंबी अवधि के लिए अच्छे प्रेफर्ड बेट्स हैं उन पर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। कुछ स्टॉक्स जो हम कई बार पहले भी टीम में हाईलाइट कर चुके हैं, ऑब्वियसली पसंद है, तो आज हम हाईलाइट जरूर करना चाहेंगे। जैन इरिगेशन, हमने पहले ही कहा था कि माइक्रो इरिगेशन को लेकर जिस तरह से आवंटन हो रहा है, हमें ये कंपनी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम राज्य सरकारों की तरफ से जब बजट्स आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे माइक्रो इरिगेशन के लिए किस तरह का सिग्निफिकेंट स्पेंड है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र का बजट आया था, इसी बात को हमने तब भी हाईलाइट करा था। इसकी जो फूड सब्सिडरी है, अब तो स्टेक बिक रहा है, उससे बैलेंस शीट थोड़ी सी और स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी। इस कंपनी को रडार पर रखें। हमें लगता है जिस तरह का मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, 90 रुपए के हाई से अभी भी ये स्टॉक आपको 60-70 रुपए के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। रडार पर रखना चाहिए। अच्छी रीरेटिंग की गुंजाइश है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। डिश टीवी एक और ऐसा काउंटर जहां पे ये कंपनी पहली प्रॉफिटेबल एंटिटी बनी है अपनी स्पेस पे। हमें लगता है फाइनेंशियल्स में यहां से एक और मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस काउंटर में भी 122 के हाई से अब तो ये 100 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, तो हाई से करेक्ट हो चुकी है। हमें लगता है मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस में कुछ चुनिंदा काउंटर्स है। एक रॉस भी हमें पसंद आता है, लेकिन वो जिस तरह की कंसर्न्स वहां पे हैं, उस कंसर्न्स को आप मॉनिटर करें। जो करेक्शन हुआ उसके बाद अट्रैक्टिव तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी मत खरीदारी करें। लेकिन डिश टीवी हमें प्रेफर्ड बेट इस समय लगता है। एनसीसी, या कई लोग पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से इसको जानते थे, एनसीसी लिमिटेड अब इसका नाम है। इंफ्रा स्पेस को रडार पर रखना चाहिए। चुनिंदा मिनिस्ट्री जिस सरकार में जो काम कर रहे हैं सराहनीय है, उसमें से एक इंफ्रा है। 118 के हाईज थे, 77 पे कामकाज कर रहा है, तो बड़ा तगड़ा करेक्शन आया है। बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। दूसरी कंपनी अशोका बिल्डकॉन जो स्पेस से पसंद आती है, लेकिन इस समय प्रेफर्ड बेट हमें लगता है एनसीसी होगी, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो सराहनीय है। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। येस बैंक होगा, जिस तरीके से एमएससीआई में इंक्लूड किया गया है उसका थोड़ा फायदा इसको मिल सकता है, तो 777 के आसपास का टारगेट तो खरीदारी करें। नितेश एस्टेट्स और अजमेरा रियल्टी, 2 और रियल एस्टेट की कंपनियां सेक्टर्स को पसंद आ रही है। पूरा सेक्टर ही सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे रौनक रह सकती है, तो इसमें खरीदारी करके चले। साउथ बेस्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा उनके पास दिक्कत नहीं है, और नया फंड इन्फ्यूजन होगा तो और फायदा होगा। 15 रुपए रख सकते हैं। अजमेरा रियल्टी, ये भी सेक्टर्स को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसमें, अंडर वैल्यूड है स्टॉक अजमेरा रियल्टी, और तमाम सारे इनके प्रोजेक्ट्स अगर आप मुंबई इन अराउंड देखेंगे तो वो काफी वैल्यूड लगेंगे। सेक्टर्स लगते हैं यहाँ पे खरीदारी चलाओगे। 138 का लक्ष्य होगा, 128 पे स्टॉप लॉस। इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन, और सीएनबीसी बाजार चैनल पे होगा मॉर्निंग टिकर। और आप सबको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।